हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके सामने आजकल कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आता हूं जिनका संबंध किसी ना किसी हाल ही में आई खबर से होता है, हाल ही में आई न्यूज से होता है। लेकिन हम उस न्यूज को डिस्कस नहीं करते कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस न्यूज में चर्चा करने लायक बातें क्या हैं, उसके पीछे कौन से तथ्य, कौन सी प्रमुख बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमको कुछ जानना अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से या फिर एक जनरल जो एक नॉलेज होती है उसके दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प क्या होता है, जिसको हम लोग अपनी रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं अपने जीवन में खुद को प्रेरित करने या फिर मोटिवेट करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, वो सेल्फ हेल्प का एक जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सेल्फ हेल्प की एक इंडस्ट्री जो है, एक पूरा उद्योग किस तरह से सेल्फ हेल्प बन गया है, जो कि एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उद्योग है और जिसमें काम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो फ्रॉड हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस उद्योग में काम करते हैं सेल्फ हेल्प के, जो कुछ दावा करते हैं, आपको कुछ सुझाव बताते हैं, सलाह देते हैं और एक कहानी का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर दावे जो हैं वो फ्रॉड निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको शुरू में ही बता दूं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री फ्रॉड है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। सेल्फ हेल्प में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी काम करते होंगे जो अपने काम को लेकर गंभीर होंगे, जो अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त कराने में के लिए जेन्युइन सहायता करते होंगे। लेकिन तब भी इस प्रकार के गुरुओं की, इस प्रकार के जो लोग हैं जो कि फ्रॉड हैं, जिनके पीछे की कहानी जो है वो सारी की सारी झूठी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यह कहानी मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आया है और उसका नाम है जय शेट्टी। आप यहां पर देख सकते हैं जय शेट्टी किसके साथ बैठे हुए हैं। जय शेट्टी कितना प्रभावशाली आदमी है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसके सामने कौन गेस्ट बैठा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको जय शेट्टी मिल जाएगा। अगर मैं आपको सीधा सीधा जय शेट्टी का नाम अगर मैं सीधे सीधे गूगल करता हूं, आप अगर दुनिया भर के आपको सेलिब्रिटीज के साथ आपको जय शेट्टी खड़े हुए मिल जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं कि भाई अगर आप जय शेट्टी को सिंपली आप गूगल भी करें, अगर आप जय शेट्टी का नाम भी गूगल करें, तो जो पहला चित्र मेरे को दिखाई पड़ा था, जो पहला चित्र मेरे सामने आया था, वो जय शेट्टी मिशेल ओबामा के साथ थे। तो आप निश्चित तौर पे आपको ऐसे चित्र मिल जाएंगे जहां पर जय शेट्टी दुनिया के बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ आपको खड़े हुए मिल जाएंगे, आपको उनके साथ बैठे हुए मिल जाएंगे, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ उनको सलाह देते हुए। इस प्रकार की चीज आपको जय शेट्टी के बारे में देखने को मिल जाएगी। तो जय शेट्टी को लेकर क्या हुआ है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गार्डियन नाम का अमेरिका का एक अखबार है, उसने जय शेट्टी को लेकर बहुत ही सनसनीखेज दावे किए हैं, बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए हैं। क्या खुलासा है, जय शेट्टी कौन है, क्या किया, इस पर हम बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। 10-15 मिनट की चर्चा हमारी इस पर होगी, पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो है ये दरअसल है क्या और इसमें गड़बड़ कैसे हो रही है, ठीक है। लेकिन वो सब शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई आज जो है हमारा P2I बैच जो चल रहा है उससे जुड़ने का आखिरी दिन है। 9 मार्च है आज, आप जानते ही हैं। तो हमारे P2I बैच से जुड़ने का आज लास्ट डे है। जो भी छात्र छात्राएं 2025, 2026, 2027 में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड आपको लगाना है जो मेरे नाम पे आधारित है और 24,999 रुपए में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोर्स चल रहा है, 4 तारीख से शुरू हुआ था, 4 और 5 से। 4 को इंट्रो क्लास थी, 5 से नॉर्मल क्लासेस थी। आज से इसकी जो क्लासेस, इसमें जो एडमिशन है वो बंद हो जाएगा, फिर आपको अगले बैच तक का इंतजार करना पड़ेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होकर फीडबैक के साथ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ अपने कैंपस में रखेंगे। ये आपको अवसर प्राप्त होगा अगर, और उसके लिए आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर है, आपसे कोई भी अतिरिक्त धन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं इस सज्जन पर जिसका नाम है जय शेट्टी। तो भाई जय शेट्टी साहब जो है ये अमेरिका के एक बहुत बड़े, जैसा हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु, एक प्रकार के अमेरिका में बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु इनको माना जाता है। जय शेट्टी जो है
मतलब भारत के भी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आमतौर पे मतलब ग्लोबल सेलिब्रिटी है, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गई या बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, कई सारे राजनेता दुनिया भर के, वो जय शेट्टी से सलाह लेते हैं। हॉलीवुड की बहुत मशहूर अभिनेत्री और गायिका जेनिफर लोपेज जो हैं, वो इनकी बहुत बड़ी शिष्या रही हैं। यहां तक कि जेनिफर लोपेज की जब बेन एफ्लेक से शादी हुई थी, बेन एफ्लेक जो कि खुद एक हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेता रहे हैं, जब इन दोनों का विवाह हुआ था तो उस विवाह को भी जो जैसे एक ऑफिशिएट कराता है ना, एक व्यक्ति उस विवाह के जो नियम पढ़ता है, जो बीच में खड़ा होता है दूल्हा और दुल्हन के, जो ऐसा ईसाई शादियों में जिस तरह से होता है, तो शादी को ऑफिशिएट कराने का काम भी जय शेट्टी को ही दिया गया था। तो जय शेट्टी निश्चित तौर पे बहुत ही प्रभावशाली आदमी है। तो जय शेट्टी अपनी कहानी लोगों को क्या सुनाते आए हैं कि मैं एक बहुत ही सामान्य से भारतीय परिवार में बड़ा हुआ, जो कि यूके में रहता था, एक ऐसे भारतीय परिवार में बड़ा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, मैं एमबीए कर रहा था, और एमबीए करके मैं चाह रहा था कि भाई मैं एक नौकरी करूं, पैसे कमाऊं, लेकिन तब मैं एक लेक्चर सुनने गया। इस्कॉन के एक संत हैं गौरांग दास, उनका मैंने एक लेक्चर सुना, और वो लेक्चर सुनने के बाद मेरी एकदम सोच बदल गई। मुझे लगा मुझे जीवन का सही लक्ष्य ढूंढना है, सही पर्पस ढूंढना है, और ये पर्पस ढूंढने के बाद मैं फिर भारत आया। मैं 3 साल तक भारत के जंगलों में रहा, मठों में रहा, मैंने अपनी आराम की जिंदगी गुजार दी, गरीब लोगों के बीच में रहा, जमीन पर सोया। 3 साल मैंने इस प्रकार से साधना की और मैंने जीवन का ज्ञान प्राप्त किया। और इस जीवन के ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर अब मुझे लगा कि इस ज्ञान को मुझे लोगों को बांटना चाहिए, और उसके लिए मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। यह बात जय शेट्टी ने यह कहानी लोगों को सुनाई है। गार्डियन की कहानी यह कहती है, गार्डियन ने जय शेट्टी पर इन्वेस्टिगेशन किया, जांच की, और गार्डियन की कहानी यह कहती है कि यह कहानी झूठी है। जय शेट्टी पैदा ही एक इस्कॉन के परिवार में हुए थे। कि जय शेट्टी ऐसा नहीं कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे जो कि भाई पहले एमबीए कर रहे थे और उसके बाद इस्कॉन के किसी संत के टच में आ गए इसलिए वो साधु बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय शेट्टी का जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि इस्कॉन से बुरी तरह से प्रभावित था, जो कि इस्कॉन जो है, इस्कॉन का ही एक अंग माना जाता था वो परिवार। और जय शेट्टी जो है गौरांग दास को बहुत पहले से जानते थे। ऐसा नहीं है कि वो गौरांग दास को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत पहले से जानते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि गौरांग दास के साथ वो कई बार ट्रिप पर गए थे। तो अब ये संभव है कि भाई गौरांग दास के साथ जो उनकी जान पहचान है, इस बीच में उनको ज्ञान मिला होगा, इसमें कोई मतलब ये हो सकता है, ये संभव है। लेकिन ये जो उनकी कहानी है कि एक सामान्य व्यक्ति था जिसके ज्ञान चक्षु एक दिन अचानक खुल गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पर कही है। तो ये उन्होंने क्लियर किया है, ये बात उन्होंने साफ साफ कही है। इसके अलावा एक तो जय शेट्टी पर पहला आरोप यह लगा है कि उनकी जो कहानी है वो कहानी झूठी है। पहला आरोप यह लगा है कि जो कहानी उन्होंने बनाई है वो कहानी झूठी है। दूसरा आरोप यह लगा है कि जो ज्ञान वो देते हैं वो ज्ञान भी जो है वो ज्ञान चुराया हुआ है। कि जिन किताबों को लिखकर वो कहते हैं कि भाई ये मेरा अपना तरीका है, अपना मेथड है, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेखकों ने वो ज्ञान पहले ही लिखा है। तो जय शेट्टी थोड़ा सा ज्ञान यहां से लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान वहां से लेते हैं और उस ज्ञान को अपना बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ये जो है ये उनका निश्चित तौर पर ये एक चोरी का ज्ञान है। अंग्रेजी में इसको प्लेजरिज्म कहते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। प्लेजरिज्म एक अपराध है। अगर आप कोई पुस्तक लिखते हैं और आपने उसके लिए किसी अन्य पुस्तक से अंश चुराए हैं तो आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए कि भाई ये अंश यहां से लिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है, क्रिएटिव क्राइम इसको माना जाता है। तो जय शेट्टी पर एक आरोप यह भी लगा है कि इनकी जो पुस्तकें इत्यादि भी हैं या फिर जो ज्ञान इन्होंने अब तक दिया है वो ज्ञान भी जो है वो बहुत हेविली प्लेजराइज्ड है, उसमें प्लेजरिज्म की मात्रा बहुत ज्यादा है। जय शेट्टी कितने प्रभावशाली हैं आप इसको इससे समझ सकते हैं। मेरे पास यहां पर आंकड़े हैं। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जय शेट्टी को इस समय 50 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 5 करोड़ जिसको हम कह सकते हैं, 5 करोड़ जय शेट्टी के फॉलोअर हैं। 5 करोड़, एक बार संख्या सोच के देखिए, 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा इनका एक पॉडकास्ट आता है जिसका नाम है ऑन पर्पज। एक पॉडकास्ट जय शेट्टी करते हैं ऑन पर्पज, इसका नाम है ऑन पर्पस। जो पॉडकास्ट है ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले पॉडकास्ट में से एक है। औसतन जो आंकड़ा यहां पे मुझे मिल रहा है वो कह रहा है कि करीब करीब 2 करोड़ बार प्रति माह ये सुना जाता है। इसके करीब 2 करोड़ डाउनलोड होते हैं हर महीने। इसके 2 करोड़ डाउनलोड जो हैं वो हर महीने होते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रीच कितनी ज्यादा है, इनका प्रभाव जो है वो कितना ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र के जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, वो लोग जो है वो आमतौर पर इसमें आते हैं। आप देख सकते हैं कि ओपरा विनफ्री हो गई, मिशेल ओबामा हो गए, क्लोई कार्डेशियन हो गई, ये सब के सब लोग जय शेट्टी के पॉडकास्ट पर कभी ना कभी आ चुके हैं। अभी के लिए जय शेट्टी की टीम ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन खुलकर वो सामने आए नहीं है, क्योंकि ज्यादा इसमें छुपाने को है नहीं। इसका आप खंडन कैसे ही करोगे? तो ये भाई एकदम सीधी सीधी चीज है, ये तो यहां पर हो रहा है। अब देखिए, जय शेट्टी के बारे में बात करना हमारा आज लक्ष्य नहीं था। हम बात करना चाहते थे इस इंडस्ट्री की, ये जो एक सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, जो लोगों को ये कहती है कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, या अगर आप जो है किसी कारण से अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हो, तो उस समस्या को आपके लिए हम सुलझाएंगे, या हम उसके लिए आपको तरीके या तकनीक बताएंगे जिसके जरिए आप उस समस्या को सुलझा पाएं। देखिए, इस बात को समझिए, यहां पर मैं एक फर्क बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना चाहता हूं। वो फर्क है मनोचिकित्सक और सेल्फ हेल्प का। यह याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। मनोचिकित्सक जो होता है, साइकियाट्रिस्ट जिसको कहते हैं, वो एक क्लिनिकली ट्रेंड व्यक्ति होता है। मनोचिकित्सक जो है ये एक मेडिकली ट्रेंड व्यक्ति होता है जिसने इसकी पढ़ाई करी होती है। मनोचिकित्सा जो है बेटा, ये एक मेडिकल साइंस का एक फील्ड है जिसकी पढ़ाई होती है, जिसमें सारे टेस्ट होते हैं। कई बार जैसे आपके शरीर के किसी अंग में समस्या हो जाती है, कई बार आपके मस्तिष्क में भी मानसिक असंतुलन होता है, कई बार वो तनाव के कारण हो सकता है, कई बार कोई केमिकल असंतुलन आपके दिमाग में हो सकता है, जिसके लिए या तो किसी से बात करके, मशवरा करके, या फिर कई बार दवाइयां खा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो याद रखिए, सेल्फ हेल्प उद्योग जो है वो मनोचिकित्सा नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मनोचिकित्सक के पास तो मुझे लगता है कि अगर आपको मानसिक तनाव हो तो जाने में कोई बुराई नहीं है। सेल्फ हेल्प का जो उद्योग है वो क्या है, जहां पर मैं जनरलाइज्ड तकनीक बता रहा हूं। देखिए, मनोचिकित्सा क्या होती है, अगर आप अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए, आपकी समस्या यूनिक हो सकती है। मैंने आपकी समस्या सुनी, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, एक छात्र ने मेरे को फोन किया। उस छात्र को मैं पहले से जानता था, उसके पास मेरा नंबर था, और उसने अपने परिवार में हुई एक त्रासदी के बारे में मेरे को बताया। तब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्या त्रासदी थी। उस छात्र ने अपने परिवार के साथ, एक परिवार में एक बहुत भयानक त्रासदी हुई उस छात्र के, और उसने बताया कि उसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। वो कि जायज है, क्योंकि परिवार में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, तब वो छात्र कैसे पढ़ाई कर पाएगा। तो उसने मुझसे सलाह मांगी कि सर मैं क्या करूं। मैंने उसको पहली सलाह और एकमात्र सलाह यह दी कि आप अपने घर के आसपास कोई अच्छा मनोचिकित्सक ढूंढिए और उससे मिलिए। अब देखिए, यहां पर मैं उसको यह ज्ञान भी दे सकता था कि एक काम करो, प्राणायाम करो, एक काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये वाली किताब पढ़ लो। यार, होता क्या है, हर व्यक्ति की जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। और मनोचिकित्सक क्या करेगा, आपकी परिस्थितियों को समझेगा, आपकी समस्या को समझेगा, कई बार आपका फिजिकल चेकअप भी कराएगा कि आपके शरीर में कोई किसी चीज की कमी तो नहीं है, और उसके आधार पे या तो आपको कोई एक्सरसाइज देगा, या आपको दवाइयां देगा, या जो भी आपको देगा उसके आधार पे देगा, जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है। सेल्फ हेल्प क्या होता है कि आपने कुछ अनटेस्टेड थ्योरीज बना ली, कुछ ऐसी थ्योरी जिनका कोई खास टेस्ट किया नहीं गया, कि आपने कुछ ऐसी अनटेस्टेड थ्योरीज बना ली, और वो अनटेस्टेड थ्योरीज जो है आप सब पे लगाना चाहते हो। वो आप क्या कहते हो कि ये सबके लिए लागू होंगी। ये आपका सेल्फ हेल्प कहलाता है, ये सबके लिए लागू होगा, ठीक है। ये आपकी कहलाती है, ये आपका कहलाता है सेल्फ हेल्प। और आपका सेल्फ हेल्प उद्योग जो है वो ऐसे ही चलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें जो हैं वो सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, कि जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के बारे में काम करती हैं। जबकि आप समझिए इस बात को कि यार वो कैसे काम कर सकती है। दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं जिनको एक तरह की समस्या आ रही है, क्या उन 1 करोड़ लोगों के लिए समाधान एक जैसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति उस समाधान को लोगों से बिना मिले दे सकता है? तो ये जो आइडिया है ये अपने आप में ही थोड़ा सा एक शेकी आइडिया लगता है। ये केवल एक प्रस्ताव मात्र है कि भाई ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, सेल्फ हेल्प एक ऐसा उद्योग है जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। सेल्फ हेल्प क्या कहता है कि हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं, अगर आपके जीवन में काम कर गए तो ठीक है, अगर काम नहीं करे तो भाई हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि देखिए, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आपके ऊपर परिणाम लाने का दबाव होता है कि नहीं होता। भाई आप किसी डॉक्टर से मिलते हो, अगर डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक नहीं कर पाया
तो आप उस डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराओगे कि नहीं ठहराओगे कि यार ये डॉक्टर अच्छा नहीं है? आप उससे जवाब भी मांगोगे कि यार आपने 15 दिन से दवाई दे रखी है, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा। आप जवाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? क्योंकि ये उत्तरदायित्व की भावना है। सेल्फ हेल्प में ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसमें क्या है, एक तो ये अनटेस्टेड है, दूसरा ये सबके लिए लागू होता है एक ही जैसा सोल्यूशन, और तीसरा ये उत्तरदायित्व रहित है कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्यों? एक किताब लिख दी, वो किताब करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 10-5 लोगों को सफलता मिल गई, बाकी 99,99,990 लोग जो हैं वो अब भी सेम समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व यहां पर किसी भी तरह का नहीं है। यह सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की वास्तविकता है। आमतौर पर यहां पर ऐसा ही होता है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे सर्वेक्षण हुए हैं जो ये कहते हैं कि वैश्विक तौर पर यह सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो है, ये 2030 तक इसका जो आकार हो जाएगा, एक बार दिल थाम के बैठिए, ये 81.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 81.6 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, यानी कि करीब करीब 8100 करोड़ डॉलर के आसपास का इसका आकार होगा इस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो अगर हम सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के इतिहास की बात करें कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये शुरू कहां से हुई, तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो ये है कि 1859 में एक डॉक्टर ने एक पुस्तक लिखी थी। एक स्कॉटिश डॉक्टर था जिसकी किताब का नाम ही सेल्फ हेल्प था। एक डॉक्टर ने एक पुस्तक लिखी थी, किताब का नाम ही सेल्फ हेल्प था, और उसमें उसने कुछ ऐसी बातें करी थी कि भाई व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों से खुद से कैसे बाहर निकल सकता है। लेकिन सबसे मशहूर किताब जो इस चीज में बनी वो आई थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। 1936 की किताब आई थी एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब कब आई थी? ये अमेरिका में आई थी 1936 में। लेखक कौन थे इसके? ये सेल्फ हेल्प किताबों के लेखक जो होते हैं, हाँ, डेल कार्नीज, डेल CARNEGIE, इनके स्पेलिंग बड़ी अजीब अजीब होती है कई बार। डेल कार्नीज नाम के लेखक की एक किताब आई थी, और यह पहली ऐसी किताब मानी गई सेल्फ हेल्प में जो कि एक प्रकार की बेस्ट सेलर बनी। अब देखिए यहां पर क्या है कि 1936 का जो यह समय था, उस समय दुनिया में क्या चल रहा था? दुनिया में चल रही थी आर्थिक मंदी, और आर्थिक मंदी के कारण लोगों का जीवन मुश्किल था, लोगों का जीवन दूभर हो रखा था। तो सेल्फ हेल्प किताबों ने क्या किया? सेल्फ हेल्प ने बेसिकली, क्योंकि लोगों के जीवन में बड़ी कठिनाइयां थी उस समय, तो एक ऐसी पुस्तक आई जिसने लोगों को ऐसी सलाह देनी शुरू करी कि हम आपको ऐसे सरल कदम बताएंगे, कुछ ऐसे आसान चीजें बताएंगे जिनको आप अपने जीवन में अगर लागू करें तो आप अपनी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं, उनको घटा सकते हैं। और आमतौर पर यह देखा गया है कि सेल्फ हेल्प किताबों का छपना और उनका बिकना आमतौर पर यह दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस परिस्थिति में होती है उस पर खास तौर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब भी कभी इस प्रकार की आर्थिक मंदी की घटनाएं होती हैं, इस तरह की किताबें बढ़ जाती हैं। जैसे 2008 से लेकर 2010 तक जब दुनिया भर में एक वैश्विक मंदी आई हुई थी, तब इस तरह की पुस्तकें या फिर सेल्फ हेल्प पुस्तकें जो हैं, इनकी बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी थी। इनकी बिक्री में बहुत बड़ा एक अपटिक देखा गया था जब दुनिया में आर्थिक मंदी आई। देखिए हुआ क्या है कि दुनिया में जब से औद्योगिक क्रांति आई, अगर मैं आपसे खास तौर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करूं, दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति आई तब लोग जो हैं निश्चित तौर पर ज्यादा काम करने लगे, और लोगों के जीवन में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में उनका जीवन जो था वो प्रकृति से दूर था, वो कई प्रकार से औद्योगिक जो आपका उत्पादन है उस पर निर्भर था। अगर आपका उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन ज्यादा है तो आपका जीवन समृद्ध है, अगर आपका औद्योगिक उत्पादन ज्यादा नहीं है तो आपका जीवन समृद्ध नहीं है। ऐसे ही भारत में हम क्या कह सकते हैं, 1991 के बाद से जब से आर्थिक सुधार आए और जीवन में निजी चीजें आई, आर्थिक सुधार हुआ और जीवन में यहां पे हर जगह क्या हुआ? निजीकरण हुआ, लोगों की प्राइवेट नौकरियां लगनी शुरू हुई, तब लोगों को अपने जीवन में अभावों का महसूस होना शुरू हुआ। देखिए आर्थिक सुधार से, आर्थिक जो सुधार हुए भारत में, उससे निश्चित तौर पे निजी कंपनियां भारत में आई, बहुत सारे उत्पाद भारत में आने शुरू हुए, लेकिन बहुत, जिससे लोगों का फायदा भी हुआ, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन फायदे के साथ साथ एक नुकसान जो होता है वो ये भी होता है
कि जब तक आपको किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं होती, तब तक आपके पास वो चीज नहीं है, आपको यह भावना नहीं आती। जैसे ही आपको जानकारी हो जाती है कि यह भी किया जा सकता है, तब आपको उस चीज की कमी महसूस होने लगती है। 1991 के बाद आप देखेंगे, क्योंकि भारत में निजीकरण हुआ, तमाम तरह के उद्योग धंधे लगे, तमाम तरह के उत्पाद आए, तो भारत में इस तरह की जो निजी वस्तुएं थी, या फिर बहुत ज्यादा संपत्ति, या फिर अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां, ये आपको देखने को भारत में मिलेंगी। ठीक है, तो अब आपको यह महसूस होना शुरू हुआ कि आपका जीवन जो है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और आप जो है या तो आप पीछे रह गए उस रेस में। भाई जैसे क्या होता था, मैं आपको अगर सीधी सीधी बात बताऊं तो मेरे पिताजी के जमाने में ज्यादातर लोग जो उनके सर्कल के थे, उनके जैसे पढ़े लिखे थे, वो सरकारी नौकरियां करते थे, और सरकारी नौकरी में सबको पता था कि आप कितने पैसे कमाते हो। भाई तनख्वाह वनख्वाह सबको पता होती थी, स्टैंडर्ड सैलरी होती थी, आपको पता है इतने साल बाद प्रमोशन होगा, जब रिटायर होऊंगा तो ये बन जाऊंगा। आपके जीवन का पाथ एकदम तय था, और लगभग सभी लोगों का पाथ वही था, सभी लोगों का मार्ग वही था। अब आज की तारीख में जब मैं अपने कॉलेज के, अगर आज मैं अपने आईआईटी के बैच ग्रुप को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद मेरे से 1000 गुना पैसा है। ये बात सही है, ऐसे लोग हैं आज। भाई जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई या जो बहुत बड़े पदों पर चले गए, उनके पास मेरे से 1000 गुना पैसा है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास शायद मेरे से 1/10 पैसा भी होगा। तो क्या होता है, इतना फर्क हो जाता है लोगों में कि लोगों को अभाव महसूस होने लगता है, और इस अभाव के कारण उनको अपने जीवन में सुधार की गुंजाइश नजर आने लगती है। और ये जो गुंजाइश होती है, इसको पकड़ने का काम क्या करता है, सेल्फ हेल्प जो होता है, ये पूरा समूह करता है कि किस तरह से हम सेल्फ हेल्प को एक इंडस्ट्री बनाकर यहां पर इसको बेचना शुरू करें। देखिए, कोई भी सेल्फ हेल्प किताब जो होती है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। कोई भी सेल्फ हेल्प किताब जो होती है उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है, और ये जनरली सत्य है। मतलब ये बात हालांकि मैं ये किताब बिल्कुल नहीं पढ़ता। मैं आपको एक किताब की कहानी भी बताऊंगा जो मैंने एक बार खरीदी थी। उस किताब में क्या था, जैसे, और भी मैंने बस वही एक आधी किताब पढ़ी है मैंने, कि मुझे याद है एक किताब बहुत चलती थी, मैं नाम भूल गया उसका, फरारी कुछ था, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। हाँ, तो एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, मैंने वो किताब खरीदी और मैंने ऐसे उसके 30-40 पेज पढ़े, और मैंने फिर उसको विंडो से बाहर फेंक दिया, क्योंकि मुझे वो किताब समझ ही नहीं आई कि क्या बकवास है ये, कि क्या जनरल बातें हैं कि जीवन में अनुशासन लाओ, जीवन में ये करो वो करो। ये तो पता ही है कि अगर अनुशासन लाओगे तो परिणाम बेहतर मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोई भी सेल्फ हेल्प किताब जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक सीक्रेट मेथड। मतलब ऐसा बताते हैं कि भाई सफलता का एक सीक्रेट कुंजी है जो आपको पता नहीं है। हर किताब आप कोई सी भी उठा लो सेल्फ हेल्प की किताब, वो ये बोलेगी कि सफलता की एक सीक्रेट कुंजी है जो आपको पता नहीं है, वो छुपी हुई है। फिर वो क्या करेंगे, इस सीक्रेट कुंजी को किसी ना किसी तरह से प्राचीन ज्ञान से जोड़ेंगे कि ये ज्ञान जो है ये वेदों में लिखा हुआ है, या बाइबल में लिखा हुआ है, ये फलाना गुफाओं में मिला है, ये कुछ तो प्राचीन ज्ञान है, ताकि उसको लेजिटिमेसी मिले, लोग उसको पुराने ज्ञान से जोड़े। ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होता है कि भाई ये 2 चीजें हो गई, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि भाई जो मतलब एक कुछ ऐसी घटना जिससे व्यक्ति का जीवन बदलता है, एक जीवन बदलने वाली घटना, एक जीवन बदलने वाली घटना जिससे यह होता है। ये 3 चीजें आमतौर पे हर जगह होती हैं। आप जैसे जो किताब मैंने 30-40 पेज पढ़े थे, मुझे उसमें याद था एक बहुत बड़ा सफल वकील था, वो ऐसे करोड़ों रुपए कमाता था, फिर एक दिन उसे कोर्ट में हार्ट अटैक हो गया और वो गिर गया, मरते मरते बचा। उसको लगा ये मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। फिर वो जब 6 महीने बाद कोर्ट में आया तो एकदम फिट था और बहुत ही प्रसन्न था, कम काम कर रहा था, वगैरह वगैरह। कोई सी भी आपको, अब जय शेट्टी का भी क्या है कि मैं भाई जीवन में संघर्ष कर रहा था, अचानक से मुझे क्या लगा कि भाई मैं जो हूं, मुझे ये बहुत ही ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक भाषण सुन के मेरा ज्ञान खुल गया। एक टीवी पे शो आता है मैरी कोंडो का, तो मैरी कोंडो का शो क्या कहता है कि आप अपने जीवन को अगर ऑर्गेनाइज कर दो, जीवन से कचरा कम करो, तो भी आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो मैरी कोंडो की कहानी भी ये है कि जब मैं 16 साल की थी तो मुझे बहुत दौरे पड़ते थे और मैं बेहोश हो जाती थी, मेरे को इतना स्ट्रेस रहता था, तो मैंने अपने जीवन से कचरा निकालना शुरू किया। ये एंशिएंट ज्ञान है, बहुत जापानीज
जापानीज पुराना ज्ञान है। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जापान का एक शिंटो फिलॉसफी है जापान की, उसमें ये ज्ञान है और उसी का पालन करके मैं ये कर रही हूं। सब में मतलब सबकी कहानी सेम है, सबकी स्क्रिप्ट सेम है, सब एक जैसी चीजें लिखते हैं और इसके जरिए ये लोग जो है ये बेसिकली एक बिजनेस इसको बनाया हुआ है। अब इसके अलावा यहां पर एक चीज और जो होती है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्सर क्या करते हैं, एक पिरामिड स्कीम की तरह भी काम करते हैं। पिरामिड स्कीम याद है, जैसे वो एमवे वगैरह करते थे भारत में। पिरामिड स्कीम क्या होती है कि जहां पे उत्पादन कुछ खास नहीं हो रहा है, आपको एक सदस्य बनाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा यार तुम 4 नए सदस्य जोड़ो। ये सुना होगा ना आपने, बड़े सारे लोग आते हैं कहते हैं अरे तुम आ जाओ और 4 नए सदस्य जोड़ लो, हर सदस्य पे फिर तुमको कुछ कट मिलना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद 4 वो और जब नीचे वाले और 4 नए सदस्य जोड़ेंगे तो तुमको और कुछ कट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये आमतौर पे पिरामिड स्कीम की तरह काम करते हैं। जैसे जय शेट्टी जो हैं, जय शेट्टी अपना जो पैसा कमाते हैं वो केवल अपनी किताबों और पॉडकास्ट से नहीं कमाते। जय शेट्टी एक कोर्स चलाते हैं, एक जय शेट्टी सर्टिफिकेशन स्कूल। जय शेट्टी ने अपने नाम पर एक सर्टिफिकेशन स्कूल खोला हुआ है जहां पर वो एक डिग्रियां देते हैं। अब ये याद रखिएगा, डिग्री कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये लोगों को एक डिग्री जैसी देते हैं, अपना कोर्स कराते हैं। उस कोर्स की फीस मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था, कुछ 7,500 रुपए, हाँ 7,400 रुपए नहीं, माफ कीजिएगा डॉलर। तो उस कोर्स की फीस जो है ये 6 महीने का कोर्स है, उस कोर्स की फीस है $7,400। ठीक है, तो अगर आप 80 रुपए से 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये करीब 6 लाख रुपए, 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 6 लाख रुपए फीस का जय शेट्टी कोर्स कराते हैं, कोर्स बेचते हैं। अब इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जय शेट्टी दावा करते हैं कि आप खुद भी सेल्फ हेल्प के टीचर बन सकते हो, आप खुद भी लोगों को सेल्फ हेल्प ऑफर कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। फिर जय शेट्टी क्या करते हैं, इन ज्यादातर लोगों को अपने यहां ही नौकरी दे देते हैं कि तुम लोग हमारे सेल्स वाली टीम में आ जाओ और हमारे कोर्स के लिए और छात्र लेकर आओ। तो एक पिरामिड स्कीम जैसी फील हो रही है कि नहीं हो रही है। टॉप पे जय शेट्टी हैं, इन्होंने इन लोगों को कोर्स कराया, ठीक है। अब ये लोग क्या बन गए, ये सेल्स एजेंट्स बन गए, ये और नीचे लोग ला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक पिरामिड स्कीम जैसा, यानी कि अर्थव्यवस्था में कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है, आप बस क्या कर रहे हो, जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हो उनके जरिए और लोग लेकर आ रहे हो। एक प्रकार की पिरामिड स्कीम जो है ये यहां पर आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये लाइफ कोच का जो, अच्छा इसमें अभी आजकल एक नया शब्द बहुत चला हुआ है जिसका नाम है लाइफ कोच। ये भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक नया टर्म चला है जिसका नाम है लाइफ कोच। तो भाई लाइफ कोच क्या होता है, ये भी आपको आपके जीवन को सही तरह से जीने की शिक्षा देता है कि आपका जीवन जो है वो आपको कैसे जीना है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा नाम थे ब्रूक कैस्टिलो। तो ब्रूक कैस्टिलो का भी अभी पिछले दिनों भांडाफोड़ हुआ है कि भाई किस तरह से ये भी फ्रॉड व्यक्ति थे। तो ब्रूक कैस्टिलो का भी पिछले दिनों भांडाफोड़ हुआ है कि ये किस तरह से ये भी एक फ्रॉड व्यक्ति थे और एक पूरी तरह से पोंजाई स्कीम, एक खराब स्कीम जो है ये चला रहे थे। तो ये महिला है ब्रूक कैस्टिलो, किस तरह से एक पूरा इस तरह से एक कोर्स चला रही थी जिसका कोई मतलब नहीं है, पर इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री है, एक तो ये अनटेस्टेड है, इसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। लाइफ कोच बनने के लिए या फिर इस तरह की चीजों के लिए आपको कोई सरकारी सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी ट्रेनिंग, इनकी गुणवत्ता, इसके लिए कोई सरकारी नियम नहीं है, कोई सरकारी मानक नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज कोई भी प्राइवेट कोर्स कर ले और उसके बाद वो दावा कर सकता है कि मैं एक लाइफ कोच हूं। ये चीजें पोटेंशियली डेंजरस हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग जीवन में सचमुच फंसे होते हैं, संकट में होते हैं। जैसे मुझे याद है एक इन्फ्लुएंसर थी, मैं नाम भूल गया उनका, कुछ समय पहले उन इन्फ्लुएंसर ने यह कहा था कि अगर आप जीवन में तनाव से ग्रस्त हो तो आप मेरे को 1,000 रुपए घंटा दो। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा कि भाई अगर आपको जीवन में स्ट्रेस हो रहा है तो आप मेरे साथ 1 घंटे का सेशन बुक कर लो 2,000 रुपए में। 1 घंटा मैं आपके साथ वीडियो चैट करूंगी या जैसे भी करूंगी और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। बहुत आलोचना हुई, बाद में उन्होंने अपना ये ऑफर, ये स्कीम वापस ले ली। पर पॉइंट क्या है कि यार लोगों के को तनाव से निकालना एक आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति के लिए सेम फॉर्मूला नहीं होता। अगर तनाव बहुत सामान्य है, जैसे कई बार बच्चे मुझे भी फोन करते हैं कि सर पढ़ाई का टेंशन हो रहा है, तो मैं पूछता हूं भाई क्या पढ़ना है, चलो एक काम करो, कुछ प्लान बना लो ना कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी के परिवार में त्रासदी हुई और उसके लिए वो कहता है मुझे तनाव है, तो मैं उसको वही बोलता हूं कि यार इस तरह के तनाव को मैं सलाह देने के लिए
मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, मेरी पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है, तो बेहतर यह है कि मैं आपको गलत सलाह दे दूं कुछ, या आपको कुछ ऐसा करने को बोल दूं जिससे आपको नुकसान हो जाए और उससे आपका जीवन और खराब हो जाए। उसकी बजाय बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उसके लिए ट्रेंड है। तो सेल्फ हेल्प बेटा क्या होता है कि सेल्फ हेल्प जो है एक निश्चित तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सेल्फ हेल्प के लोग जो है वो इसमें गलत ही होते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे इसका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो जैसे तो भाई इसमें तो इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप उसको सोच समझ कर करें, जिसको हम कहते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट करें। यानी कि आप जो है थोड़ा सा सोच लें कि भाई हो सकता है मेरे लिए ज्यादा मददगार साबित ना हो। ये एक सलाह है, मैं इसको मान भी सकता हूं, नहीं भी मान सकता। किसी भी सेल्फ हेल्प से मेरा जीवन बदलने वाला है, ऐसी अपेक्षा रखना उचित नहीं है। सरकारों को भी चाहिए कि लाइफ कोच और सेल्फ हेल्प वगैरह के लिए स्पष्ट नियम बनाएं, ताकि इसका जो दुरुपयोग करके जो लोगों को लूटपाट करने के जो योजनाएं चल रही हैं, इनको रोका जा सके। ये अपने आप में बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज से एडमिशन खत्म हो जाएगा। तो ये 4 तारीख से शुरू हुआ था, आज 9 मार्च है। आज एडमिशन इसमें बंद हो रहे हैं, आप इस बात को जानते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, 24,999 रुपए फीस है। P2I है यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको कराएगा। 2025, 2026, 2027 इन वर्षों में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होके भी मिलेगा, चेक होके आपको उत्तर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं बेटा, तो आपको हम मेंस के लिए दिल्ली बुलाएंगे, हमारे कैंपस में रखेंगे, वहां पे आपको आवासीय तैयारी कराएंगे और आपका रहना खाना पढ़ना इत्यादि सब इसी फीस के अंदर होगा। कोई भी अतिरिक्त पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप इस बैच से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आज तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।